स्वागत करते हैं एक बार सभी लोगों का दोस्तों फिर से अपने चैनल पीसीएस सिंप्लीफाई पर। आज द क्राउन रूल 1858 से लेकर के 1947 तक पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इस वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। इससे पहले मैंने कंपनी रूल 1773 से लेकर के और 1858 तक करवा दिया था। आज 1858 से लेकर के 1947 तक द क्राउन रूल, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ब्रिटिश साम्राज्य था, जो ब्रिटिश का जो सांसद था उसने डायरेक्ट कंट्रोल जब अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद में जो एक्ट्स बनते हैं हमारे देश में, जो गतिविधियां होती हैं उस समय, उसके बारे में यह प्रोविज़न इसमें किया गया है। तो सबसे पहला जो एक्ट है वह है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 में मेजर प्रोविज़न जो होते हैं वह यह होता है कि इससे पहले कंपनी रूल कर रहा था भारत पर, और अब डायरेक्ट कंट्रोल चला जाता है किसके पास में, क्राउन के पास में। और जो वाइसराय, जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था, उसको वाइसराय के पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फर्स्ट वाइसराय बनते हैं कैनिंग को हिंदी में धूत कहा जाता है। तो कैनिंग जो है पहला वाइसराय बनता है भारत देश में 1858 एक्ट के बाद में। इसमें दूसरा चीज़ ये होता है, इट इंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाई एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक जिम्मेदारी था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कमर्शियल मैटर्स को देख रहे थे, उन दोनों पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया इस दूसरे प्रोविज़न में। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इसमें जो है सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट किया गया। तीसरा प्रोविज़न, इट इस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करता था, उनको हेल्प करता था शासन संभालने में। इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो 1858 का एक्ट हो गया। इसके बाद में 1861 का एक्ट है। सबसे पहला इसमें प्रोविज़न है, इट मेड ए बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। जो 1861 का एक्ट है उसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है, यानी इंडियंस को इसमें जो है पार्टिसिपेट किया जाता है लॉ बनाने में, भारत देश का कानून बनाने में। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे दूसरा चीज़ इसमें किया जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। जैसे अभी हमारे देश में पंचायती राज, जो लो लेवल का जो शासन है अपने देश का, पंचायती राज लेवल का है, तो उसी प्रकार से इसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से रिटेन किया जाता है। उनके जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है फिर से शासन दे दिया जाता है। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसमें कुछ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी फिर से क्रिएट किया जाता है, जैसे बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब। तो इस प्रकार से दोस्तों 1861 का एक्ट हो गया। अब 1892 का एक्ट आता है। इसमें कुछ खास प्रोविजन नहीं था। इसके बाद में इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 में क्या किया जाता है, जो एक्ट 1909 का है उसमें क्या किया जाता है, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। यानी दोनों स्तर पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, दोनों जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दिया जाता है, यानी जितने मेंबर्स पहले होते थे उससे ज़्यादा उसमें कर दिया जाता है। दूसरा प्रोविजन इसमें होता है, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था स्टेट लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को भी इंक्लूड करने का इसमें प्रोविज़न कर दिया जाता है। तीसरा नंबर इसमें जो प्रोविज़न होता है वह है, इट इनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल। यानी डेलिबरेटिव फंक्शंस को इसमें बढ़ा दिया जाता है सेंट्रल स्टेट लेवल पर। फॉर एग्जांपल, मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट एंड सो ऑन।
मेंबर्स को इसमें कुछ छूट दिया जाता है 1909 के एक्ट में। वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, संसद में रख सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर्स। इसमें भारतीयों को फिर से शामिल करने की बात की जाती है और किया भी जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही अपॉइंटेड द लॉ मेंबर। इसमें जो है सत्येंद्र प्रसाद को लॉ मेंबर बनाया जाता है, किसमें? वाइसराय एंड गवर्नर के ऑफिस में। इट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस प्रकार से यहीं से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हो जाती है। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदारों को यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग थे, चैम्बर्स के जो लोग थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो उस समय व्यापारी वर्ग था, उन लोगों को इसमें अलग से जो है इलेक्शन की बात की जाती है। इसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आता है। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इसमें सबसे बड़ी बात ये की जाती है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर सब्जेक्ट्स जो हैं, यानी किन चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा, किन चीज़ों पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होगा, इसमें सेपरेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म। और इसमें जो है बाईकैमरलिज्म यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की आधारशिला रख दी जाती है इस एक्ट में। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इसमें फिर से बढ़ा दिया जाता है 1919 के एक्ट में। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। जो उस समय लोग पढ़े लिखे लोग थे, जो टैक्स सरकार को दे रहे थे, उनके लिए अलग से जो है वोट डालने का अधिकार दिया गया। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर्ड टू हिम द सम फंक्शंस। इसमें हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में एक ऑफिस क्रिएट किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। जो हमारे देश में अभी यूपीएससी का गठन हुआ है वह 1926 में ही यही एक्ट था 1919 में, जिसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है स्थापना किया जाता है। ये वही एक्ट है 1926 का। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड अथराइज्ड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू एनेक्ट देयर बजट्स। It provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working। इसमें एक स्टेचुटरी यानी गैर संविधानिक, स्टेचुटरी का मतलब हो गया संविधानिक संस्था जो है, जो कि रिपोर्ट देगा वर्किंग पर सरकार के, उसमें इसमें प्रोविज़न किया गया। इसके बाद में कम्युनल अवार्ड आता है, जिसमें रामसे मैकडोनाल्ड 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं। उसके बाद में गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं और लास्ट में जो है यहाँ पर गांधी और अंबेडकर के बाद में पैक्ट होता है, साथ में अंबेडकर के साथ में पैक्ट होता है और एग्रीमेंट होता है, जिसमें द एग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड गिव रिजर्व्ड सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट बना दिया जाता है फिर से, और इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस लोगों को जो है अलग से रिजर्व सीट्स यानी उनके लिए कुछ जगहों को रिजर्व, कुछ सीटों को रिजर्व करने की बात की जाती है। और फिर से यह गांधी और अंबेडकर के बाद में दोनों लोगों के बीच में जो है यह सहमति बन जाती है। तो इसके बाद में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसमें क्या होता है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसके बाद में हम लोग। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की जाती है, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया जाता है। दूसरा चीज़ इसमें ये किया जाता है, इट एबॉलिश्ड डीआरची इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। जो डीआरची था यानी डबल गवर्नमेंट, उसको इस शब्द को हटा करके और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शब्द दे दिया जाता है। बाकी सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर फंक्शनरी अभी भी जो है सेम था वही।
इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ DRK एट द सेंटर। तो इसमें क्या कह रहा है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ DRK एट द सेंटर, यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट बनाया जाता है, लेकिन यह पूर्णतः कंप्लीट नहीं हो पाता है और इसका फंक्शन जो है इस प्रकार से होता नहीं है। इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 11 में से 6 प्रोविंसेस में को बाइकैमरलिज्म यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिवाइड कर दिया जाता है। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें फिर से बढ़ाया जाता है आगे के लिए। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट की इसमें बात चल रही है अभी। इट एबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें जो 6 नंबर है, छठवां प्रोविजन क्या है कि काउंसिल ऑफ इंडिया जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा बनाया गया था, काउंसिल ऑफ इंडिया उसको हटा दिया जाता है। इसके साथ में सेक्रेटरी को, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता है इंडिया के लिए, उसको विद टीम ऑफ एडवाइजर्स के साथ में नियुक्त किया जाता है या काम सौंप दिया जाता है। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में जो हुई इसी एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी एक स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा सेंट्रल में, दो जगहों पर अब स्टेट लेवल पर, जैसे अभी स्टेट लेवल पर UPPSC है और संघ लोक सेवा आयोग का जो UPSC है, इसी प्रकार से इसमें तभी प्रोविजन कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इसके बाद में दोस्तों एक्ट ऑफ 1947 आता है। इसमें कुछ खास नहीं होता है, आप लोगों को मालूम होगा जो हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, इसमें यही होता है, भारत का विभाजन होता है, साथ में जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसको फिर से क्रिएट किया जाता है, वाइसराय की जगह वाइसराय शब्द हटा दिया जाता है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दे दिया जाता है। और तीसरा बात ध्यान रखने योग्य यह है कि यह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन ना होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत यह काम करने लगता है, और इस प्रकार से इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस। और पाकिस्तान और भारत का विभाजन इसी एक्ट के द्वारा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर के 1947 तक कवर करवा दिया गया है। इससे पहले मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1773 से लेकर के 1858 तक बता दिया है। 2 पार्ट में यह चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाता है। आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए PCS सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल।